स्टूडेंट, मैं पवन कुमार स्वामी नोबल एजुकेशन ग्रुप दातारामगढ़ में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में अपन ने आनुवांशिकी के बारे में पढ़ा था। आनुवांशिकी विज्ञान किसे कहते हैं, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। उसके बाद अपने मेंडल का जीवन परिचय पढ़ा था, जिनको आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। और उसके पश्चात अपन ने मेंडल की सफलता के कारण पढ़े थे, और कारण पढ़ने के पश्चात उसने मटर के पौधे का चयन क्यों किया उसके कारण पढ़े थे, और उसने मटर के पौधे पर कौन कौन से लक्षणों पर प्रयोग किए उसके बारे में अपने अध्ययन किया था। उसके बाद अपन मेंडल के जो नियम हैं उनकी से कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनके द्वारा अपन ये पढ़ेंगे भाई जो उन्होंने अपने प्रयोग दिए हैं वो किस तथ्य के आधार पर दिए। तो सबसे पहले अपन जीन के बारे में पढ़ेंगे। अगर अपन को आनुवांशिक पढ़नी है तो जीन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने पास। जो अपने पास करता क्या है कि जो माता पिता है, माता पिता से आनुवांशिक लक्षणों को संतति में ले जाने का कार्य जीन का होता है। तो आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करने के साथ संचरण करता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। तो आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित एवं संचरण करने वाली आनुवांशिक इकाई को जीन कहते हैं। और जब मेंडल ने अपने प्रयोग दिए उस टाइम जीन जो शब्द है उसका प्रतिपादन नहीं हुआ था, तो उन्होंने मेंडल ने जीन शब्द के लिए कारक शब्द का प्रयोग किया। जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं उनको कारक नाम दिया। उसके बाद जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या नाम दिया, जीन नाम दिया। अब जो मेंडल ने अपने जो प्रयोग दिए उन प्रयोगों में जो कारकों का प्रयोग किया उसको अंग्रेजी अक्षरों में प्रदर्शित किया। प्रभावी कारक है उसको बड़े अक्षरों में, कैपिटल अक्षरों में, तथा अप्रभावी कारक अप्रभावी लक्षण है उसको छोटे अक्षरों में यानी स्मॉल लेटर में प्रदर्शित किया। जैसे अपन देखते हैं पादप की लंबाई, सबको पता है कि पादप दो प्रकार के होते हैं, एक लंबा होता है, एक बोना होता है। तो लंबेपन के लिए उन्होंने क्या किया, बड़े टी का प्रयोग किया, जबकि बोनेपन के लिए उन्होंने छोटे टी का प्रयोग किया। इसके बाद अपन पढ़ते हैं युग्म विकल्पी, अर्थात प्रत्येक लक्षण को कोई ना कोई नियंत्रित करता है और नियंत्रित करने वाले जीनों के एक विकल्पी होते हैं। जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं लंबेपन के लिए बड़े वाला जीन है और बोनेपन के लिए छोटे वाला जो शब्द है अपने कैपिटल लेटर उसका प्रयोग किया है। तो युग्म विकल्प की परिभाषा क्या हो सकती है कि जीन की एक जोड़ी जो एक लक्षण, अपने पास लक्षण क्या है, लंबाई का एक लक्षण है, एक लक्षण को दो वेशमीय यानी एक दूसरे के विपरीत, एक लंबा है तो दूसरा क्या है, बोना है, तो दो वेशमीय अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है, उसे युग्म विकल्पी कहा जाता है। दोबारा सुनना, जीन की एक जोड़ी, अपने पास जीन की कितनी जोड़ी, एक जोड़ी, एक जोड़ी में कितने जीन आ गए, दो जीन आ गए। वो क्या करती है, एक लक्षण की, अपने पास लक्षण रहेगा पादप की लंबाई, तो एक लक्षण की दो वेशमीय अभिव्यक्ति यानी दो अलग अलग, एक लंबापन एक बोनेपन को प्रदर्शित करती है, नियंत्रित करती है, उसे युग्म विकल्पी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अपन समझ सकते हैं मटर के पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन। देखो यहाँ दो युग्म विकल्पी है, एक टी लंबापन का और टी एक बोनेपन का। इसके बाद देखो युग्म विकल्पी है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम युग्म विकल्पी, एक होता है विषम युग्म विकल्पी। अब देखो सम युग्म विकल्पी किसे कहते हैं, सम का मतलब अपन को पता है कि सम का मतलब समान होता है, यानी जब दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीनों के जो एक जीन के युग्म विकल्पी है वो क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उसे बोलते हैं समयुग्मजी। और दोनों अलग अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं विषम युग्मजी। देखो पहले समयुग्मजी, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं तो इसे समयुग्म विकल्पी कहते हैं। अब देखो उदाहरण देखते हैं, पादप की लंबाई का उदाहरण देखते हैं। पादप उदाहरण देखो, पादप की लंबाई, अब पादप की लंबाई है उसको दो प्रकार से इंगित करते हैं, एक होता है लंबापन
और एक होता है बोनापन। अब लंबापन के लिए दोनों बड़े वाले टी और बोनेपन के लिए दोनों छोटे वाले टी या स्मॉल लेटर प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा क्या थी, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं, समान होते हैं, तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे पादप की लंबाई में लंबापन में दोनों कैपिटल दिख रहे हैं, आपको समान दिख रहे हैं, तो ये बोलेंगे समयुग्म विकल्पी, और बोनापन है तो इसे बोलेंगे समयुग्म विकल्पी। दूसरा है अपने पास विषम युग्म विकल्पी। जैसे विषम का मतलब क्या होता है, साधारण भाषा में अपन देखें तो विषम का मतलब होता है अलग अलग। तो अब इसमें क्या होगा कि दोनों जो युग्म विकल्पी है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों क्या युग्म विकल्पी अलग अलग हो तो वह क्या कहलाता है, विषम युग्मजी युग्म विकल्पी कहलाते हैं। अब जैसे अपने पास संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, या उनको उदाहरण के रूप में बोल देते हैं संकर लंबे। तो इनके जो युग्म विकल्पी, एक बड़ा टी और एक छोटा, यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी का प्रयोग करते हैं। तो ये देखो, ये दोनों समान है क्या, नहीं है ना, एक बड़ा है और एक क्या है, छोटा है। तो ये कहलाते हैं विषम युग्म विकल्पी कहलाते हैं। अगली जो अपनी परिभाषा है वो है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप यानी कोई भी पौधा होता है, कोई भी जंतु होता है, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी प्राणी होता है, वो बाहरी बनावट से कैसा दिखाई देता है, लंबा है, मोटा है, टिगना है, कैसा दिखाई देते हैं, वो जो सारे लक्षण है वो लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। तो किसी पादप के बाह्य लक्षण या बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहा जाता है। इसी का दूसरा है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीनोटाइप कहने का मतलब आपके पास दो पौधे पड़े हैं, दोनों समान लंबाई के, लेकिन अपन यह नहीं बता सकते, केवल लक्षण के आधार पर बता सकते हैं कि हाँ ये दोनों पौधे लंबे हैं, लेकिन अगर उनकी जीनीय संरचना देखी जाए तो जीनीय संरचना में उनमें विभिन्नता हो सकती है। तो इसकी परिभाषा देंगे, किसी पादप के जीनों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है या उसकी आनुवांशिक रचना होती है, आनुवांशिक संरचना होती है, उसे जीन प्रारूप कहा जाता है। किसी पादप के जीनों का प्रतीकात्मक निरूपण उसका जीन प्रारूप कहलाती हैं। आगे अपन जैसे एक संकरण पढ़ेंगे, तो एक संकरण का प्रयोग करने के पश्चात अपने पास पौधे प्राप्त होते हैं, और पौधे प्राप्त होते हैं तो उनका अपन लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप लिखते हैं। तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप किसके आधार पर लिखते हैं, ये तो बाह्य संरचना के आधार पर अपने देख लिया भाई, अपने संकरण करवाया, संकरण करवाने के पश्चात कितने पौधे अपने पास लंबे प्राप्त हुए, कितने अपने पास बोने प्राप्त हुए, कब अपन बाहरी आंखों से देखने के पश्चात
लेकिन जब उनकी जीनीय संरचना देखते हैं तो अपने पास प्राप्त होते हैं कितने शुद्ध लंबे हैं, कितने शुद्ध बोने हैं, कितने शुद्ध अशुद्ध लंबे हैं। ये जो सारी चीज़ें होती है वो किसके अंतर्गत अपन अध्ययन कर सकते हैं, जीन प्रारूप के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। अपने अगली शब्दावली है संकरण व संकर। संकरण किसे कहते हैं, जब एक जोड़ी विप्रेयसी लक्षण वाले या विप्रेयसी समयुग्मजी जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो क्रॉस करवाने की घटना को क्या कहा जाता है, संकरण। तथा संकरण के पश्चात जो संतति प्राप्त होती है उसे संकर कहा जाता है। तो अपने पास क्या हो, जब एक जोड़ी विप्रेयसी समयुग्मजी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाने की क्रिया संकरण कहलाती है। और इस क्रिया के पश्चात जो संतति हमारे पास प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, संकर कहा जाता है। संकरण के पश्चात प्राप्त होने वाली संतति संकर कहलाती है। ये संकरण किसे कहेंगे, जब एक जोड़ी विप्रेयसी समयुग्मजी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने की जो घटना होती है वो तो कहलाती है अपने पास संकरण। और संकरण के पश्चात जो अपने पास संतति प्राप्त होती है उसे संकर कहा जाता है। अगली परिभाषा एक संकर संकरण। एक संकर संकरण किसे कहते हैं, एक संकर संकरण का मतलब एक का मतलब एक, संकर का मतलब एक जाति और एक लक्षण और उसके मध्य क्या कराया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। तब आपको बताना है जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। अगर यहाँ अपन द्विसंकर संकरण करें तो दो लक्षणों की वंशागति का, और बहुत सारे अगर लक्षणों का अध्ययन करें तो उसे बोलेंगे बहुसंकर संकरण। एक संकर संकरण की देखो परिभाषा क्या होगी, जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। इसके बाद अपनी आती है द्विसंकर संकरण। जहां अपन एक संकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे थे, वहीं द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे। तो परिभाषा, जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसके बाद अपनी अगली जो परिभाषा है वो है जनक पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी क्या होती है कि जो अपने पास पौधे होते हैं समयुग्मजी, तो विप्रेयसी लक्षणों वाले समयुग्मजी पौधे के मध्य
जो संकरण करवाया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहा जाता है। जिन समयुग्मजी पादपों के मध्य निषेचन करवाया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहा जाता है। जो अगली परिभाषा है वो है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। पहला अपना प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब होता है जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाए जाता है तो जो F1 पीढ़ी में अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाने पर जो लक्षण F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी को बोलते हैं प्रथम संतानीय पीढ़ी। F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण तथा F1 पीढ़ी में अपने लक्षणों को प्रकट नहीं करते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अगली जो शब्दावली है वो मोस्ट इंपोर्टेंट शब्दावली है अपने पास, संकर पूर्व संकरण। रुक जाओ, संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण सबसे मोस्ट टॉपिक है, 2 बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जा चुका है यहाँ से सवाल। संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं? जब F1 पीढ़ी, जब F1 पीढ़ी के जो जनक होते हैं, जो अपने पास विषम युग्मजी जनक प्राप्त होते हैं, तो F1 पीढ़ी के जनकों का संकरण जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों जनकों के साथ करवाया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। परिभाषा क्या है? जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों का संकरण F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों का संकरण प्रभावी व अप्रभावी जनक से करवाया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अब जो संकर पूर्वज संकरण है वो 2 प्रकार का होता है। पहला बाह्य संकरण, पश्च संकरण।
अब देखो बाह्य संकरण के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ बात करें प्रभावी और अप्रभावी जनक के साथ। अब इनमें एक के साथ प्रभावी जनक होगा और एक के साथ क्या होगा, अप्रभावी जनक होगा। बाह्य संकरण में देखो, जब F1PD के जनक, और जनक को अपन बोल सकते हैं पादप, पादप का संकरण अप्रभावी जनक है, वहां अपन दोनों स्मॉल टी का प्रयोग करेंगे। अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे बाह्य संकरण कहते हैं। अब इसको आपको आरेख चित्र के द्वारा पूछा जाता है, तो अब अपन इसका आरेख चित्र बनाते हैं। के बाद में उनके मध्य क्रॉस करवाएंगे। सबसे पहले लंबे बोने, यहाँ F1PD के लेंगे और यहाँ लेंगे अप्रभावी जनक के। लंबेपन के अपन F1PD के लेते हैं। F1PD के जनक है अपने पास T और T, जबकि अपने पास अप्रभावी जनक है वो अपन लेंगे दोनों स्मॉल टी। ठीक है, इनको बोलेंगे जनक पीढ़ी। ठीक है, अब जनक पीढ़ी लेने के बाद में इनके अपन बनाएंगे युग्मक टी टी। युग्मक बना दिए। युग्मक बनाने के बाद में युग्म संकरण करवाया जाता है, तो यहां अपन लिखेंगे संकरण। संकरण करवाते हैं इस पादप का इस पादप के साथ संकरण, इस पादप का इस पादप के साथ संकरण, इस पादप का इस पादप के साथ, और इस पादप का इस पादप के साथ संकरण करवाया जाता है। और संकरण करवाते हैं तो अपने पास एक कैपिटल और एक स्मॉल टी, और इधर भी अपने पास एक कैपिटल और एक स्मॉल टी। इधर अपने पास दोनों स्मॉल और यहाँ भी अपने पास दोनों स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। अब यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ देखो किससे प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ से। तो इसको बोल सकते हैं अपन या तो संकर लंबे, या अपन बोल सकते हैं विषम युग्मजी लंबे। अपने पास ये जो है वो शुद्ध बोने हैं, तो अपन इसको बोलते हैं शुद्ध बोने, या बोल सकते हैं समयुग्मजी बोने। अब इनका अपन लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप देखते हैं। यहां देखते हैं अपने पास लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप में अपने पास दो प्रकार के पौधे, एक अपने पास ये वाला और एक अपने पास ये वाले पादप प्राप्त होते हैं। इनको लिखेंगे अपने पास विषम युग्मजे लंबे, और इधर लिखेंगे अपन समयुग्मजी बोने। इनका अगर प्रतिशत देखिए, यहाँ 2 है और इधर भी 2 संख्या में, तो 50% अपने पास विषमयुग्मजी लंबे
और 50% अपने पास समयुग्मजी बोने प्राप्त होते हैं। पादपों में संकरण करवाने पर 50% विसंयुग्मजी लंबे व 50% समयुग्मजी बोने पादप प्राप्त होते हैं। दोनों का जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप समान प्राप्त होता है। 50% अपने पास समयुग्मजी विषमयुग्मजी लंबे और 50% समयुग्मजी बोने प्राप्त होते हैं। बाकी का जो टॉपिक है वो अपन अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।